everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss the remaining questions of Part B of CSIR NET December 2015. So let's discuss question number 56. According to 2015 IUCN Red List, which one of the following vertebrate classes has the largest percentage of threatened species? सो गाइज़ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें तभी ऑप्ट करना चाहिए जब हम 200% श्योर हैं कि हमारा आंसर करेक्ट होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एम्फीबियंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, ये कुछ 4 इक्वेशंस गिवन है इसमें, ये वाली, और इसमें क्या बताना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज़ डिस्क्राइब्ड बाय, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज़ डिस्क्राइब्ड बाय। अब कौन सी इक्वेशन जो है उसको वो जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को डिस्क्राइब करती है, तो कौन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होती है, कौन सी लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व होती है, ठीक है, ये इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होती है इसमें जे शेप्ड कर्व बनती है आपकी, फाइन। जो लॉगिस्टिक ग्रोथ रेट इक्वेशन, जो लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व होती है उसमें आपकी एस शेप्ड कर्व बनती है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ये जो है, दिस इज़ द बेसिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। एन इज़ व्हाट, एन इज़ अ पॉपुलेशन साइज, आर इज़ व्हाट, आर इज़ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज विच इज़ इक्वल टू बी माइनस टी, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, एन टी इज़ व्हाट, दिस इज़ द टर्म पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम टी, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू एन नॉट, दिस इज़ अ पॉपुलेशन साइज एट टाइम 0, ई रेज़ टू पावर आर टी, फाइन। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को डिफाइन करती हैं। एक होती है लॉगिस्टिक ग्रोथ रेट इक्वेशन जिसमें कि कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है के, जिसको कि हम के से डिनोट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, उसको हम, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, लॉगिस्टिक ग्रोथ रेट इक्वेशन, ठीक है। सो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें के सी में, ऑप्शन सी में एंड ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन सी में एंड ऑप्शन डी में, ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बचे कौन से ऑप्शन, ए एंड बी, ए एंड बी। अब ये वाला ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, बी एंड डी, इसमें डी गिवन है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचे कौन से ऑप्शन, 1 एंड 2, ए एंड बी या फिर ए ओनली। दैट मीन्स ए तो पक्का आपका है ही है, ठीक है, ए वाला जो है ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है। अब ध्यान से देखो जो है इक्वेशन नंबर बी, एन टी, ये हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन होती है एन टी इज़ इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर आर टी, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बिल्कुल करेक्ट बोलेंगे, ठीक है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या एक मिस्टेक है, एन के साथ जो टी है दैट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है, जो कि होता क्या है, एक टर्म है एन टी दैट इज़ पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम टी। अगर यहाँ पे ऐसा होता एन टी तो ये वाला इक्वेशन जो है ये करेक्ट होता, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए ओनली। नेक्स्ट इज विच गैस डजंट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैस जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती ग्लोबल वार्मिंग में। सो ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हेलो कार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो मिनिमम कंट्रीब्यूट करती है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सो इसमें मीथेन है आपकी, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो नहीं कंट्रीब्यूट नाइट्रस ऑक्साइड है जो नहीं कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रिक ऑक्साइड। It doesn't contribute to global warming through its greenhouse effect. So its correct option is 4. Next is a red colored tubular flower without any order is most likely to be pollinated by, ठीक है, without any order, red colored flower without any order. So जो orderless flowers होते हैं, वो most likely pollinate कौन करते हैं, ऑप्शंस हैं बीटल्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स।
इसमें जो बर्ड्स होते हैं उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत पुअर होता है, ठीक है। सो जो ऑर्डरलेस फ्लावर्स होते हैं उनको कौन पॉलिनेट करता है? बर्ड्स। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट लाइकली टू फेवर मेल मोनोगैमी? सो मेल मोनोगैमी क्या होती है? लेट्स डिस्कस फर्स्ट मोनोगैमी. मोनोगैमी इज व्हेन वन मेल mating with only one female, ठीक है. when one male mating with one female, that is the condition of monogamy. In monogamy, male stays with female to protect her from being fertilized by other males, and male assist female in guarding of eggs or offsprings, ठीक है. एक होती है पॉलीगैमी. पॉलीगैमी में 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री. पॉलीगाइनी मतलब पॉली मीन्स मल्टीपल and gyne means female. Many females, one male mate with many females, that is polygyny. Polyandry, one female mate with many males. In polyandry, males provide most of the time in guarding of eggs or offsprings. एक कंडीशन होती है promiscuous. इसमें क्या है? each male and female mating with multiple partners within the breeding season. ओके, मेटिंग इज़ विदाउट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. सो अब देखते हैं इसमें मोनोगैमी में कौन सी जो है स्टेटमेंट वो फिट नहीं हो रही है. फर्स्ट इज़ व्हेन द मेल हैज़ टू गार्ड हिज मेट अगेंस्ट मेटिंग बाय अनदर मेल. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. व्हेन द मेल हैज़ टू गार्ड हिज मेट अगेंस्ट मेटिंग बाय अनदर मेल, ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हेन द मेल वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम फॉर फॉरेजिंग. फॉरेजिंग मीन्स सर्चिंग ऑफ फूड, ठीक है. इसमें मेल वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम फॉर फॉरेजिंग. इस ऑप्शन को हम होल्ड पे रखते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन द मेल हैज़ टू असिस्ट द मेट इन ब्रूड एंड नेस्लिंग केयर, ठीक है. ये भी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल. व्हेन द फीमेल गार्ड्स हर मेट अगेंस्ट सीकिंग अदर फीमेल्स टू मेट, ये भी करेक्ट है. चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों गार्ड्स हर मेट अगेंस्ट सीकिंग अदर मेटिंग पार्टनर टू मेट, ठीक है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो कि फिट नहीं कर रहा है मोनोगैमी को? दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, व्हेन द मेल वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम फॉर फॉरेजिंग. नेक्स्ट इज द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाज ड्यूरिंग जियोलॉजिकल पीरियड. विच जियोलॉजिकल पीरियड? इसके ऑप्शंस हैं पर्मियन, जुरासिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस, ठीक है. अब देखो एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन था वो किस में हुआ था? मीजोजोइक ईरा में. मीजोजोइक ईरा के ये 3 पीरियड्स हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है. देखो इसके लिए इन सबको आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है. तो इसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें कि आपको ट्रिक्स बताऊँगी कि आप कैसे इसको मेमोराइज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है. तो इसमें देखो 3 आपके ऑप्शंस हैं. पर्मियन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये मीजोजोइक ईरा में नहीं है. इन तीनों में से कोई एक होगा आपका आंसर, जुरासिक, ट्रायसिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है. इसमें से जो ट्रायसिक है, ट्रायसिक में किसका ओरिजिन हुआ था? मैमल्स का. ये आपको मेमोराइज रखना है. ट्रायसिक में किसका ओरिजिन हुआ था? मैमल्स का. फर्स्ट मैमल जो हुआ था दैट इज़ इन ट्रायसिक पीरियड. और जुरासिक में क्या था? फर्स्ट बर्ड. जुरासिक में था फर्स्ट बर्ड. और क्रिटेशियस जो है इसमें हुए थे ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. फर्स्ट फ्लावर्स जो हुए थे दैट इज़ इन क्रिटेशियस. सो द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाज ड्यूरिंग क्रिटेशियस ईरा. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एवोल्यूशन इज नॉट ट्रू. ना कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कौन सी ट्रू नहीं है. एवोल्यूशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. येस, एवोल्यूशन जो होता है नेचुरल सिलेक्शन का ही प्रोडक्ट होता है. इसमें कुछ इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन के बारे में. एवोल्यूशन इज चेंज इन हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशंस. एवोल्यूशन होता क्या है? इट इज़ चेंज इन हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स. हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होते हैं ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, ठीक है. होते क्यों हैं? कोई म्यूटेशन आ गई उसमें, कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया या कोई और किसी सोर्स से कोई वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन हो गई, उससे क्या हो जाता है? एवोल्यूशन होता है, ठीक है. एवोल्यूशन अकर्स व्हेन एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस. कुछ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के टाइम पे भी एवोल्यूशन होता है जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट,
ठीक है। एवोल्यूशनरी चेंजेस कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। एवोल्यूशनरी चेंजेस जो होते हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। फाइन। सो अब वापस इस पे आते हैं। एवोल्यूशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। येस, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। एवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, ठीक है, इस ऑप्शन को हम होल्ड पे रखेंगे, गोल ओरिएंटेड। अब ये लास्ट वाला एक ऑप्शन देखेंगे, एवोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज लीड टू बेटर फिनोटाइप। अब ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला देखिए। सेकंड वाले में क्या है, एवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड। लास्ट वाले में क्या है, एवोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज लीड टू अ बेटर फिनोटाइप। ठीक है, देखो इन दोनों में से अगर इसको ध्यान से सोच के देखा जाए तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर तो गोल ओरिएंटेड है तो गोल ओरिएंटेड होता अगर तो हमेशा क्या होता कि बेटर फिनोटाइप ही मिलता। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। सो बाकी ये जो दो ऑप्शंस हैं ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं इसी से ही। सो सेकेंड एंड फोर्थ में से देखिए, एवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड, एवोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज लीड टू अ बेटर फिनोटाइप। इसमें जो ऑप्शन 4 है ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सो जो स्टेटमेंट इनमें ट्रू नहीं है दैट इज़ एवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड। सेकेंड, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, एवोल्यूशन इज़ नॉट गोल ओरिएंटेड। ठीक है, ये बाय चांस भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से होता है, नेचुरल सिलेक्शन से हो सकता है। सो इट इज़ नॉट गोल ओरिएंटेड, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2. So next question is question number 63. Which among the following is the simplest method to estimate the concentration of glycerol in an aqueous solution of glycerol? अब हमें ग्लिसरॉल की कॉन्सेंट्रेशन को एस्टिमेट करना है इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमें पता है कि बहुत ज़्यादा विस्कस होती है। ठीक है, अब एक एक्वस सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल का, उसमें हमने ग्लिसरॉल की कॉन्सेंट्रेशन को एस्टिमेट करना है। ठीक है, एस्टिमेट करना है कि किस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कम है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम देख के ही, ऑब्जर्वेशन से ही उसको क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी चेक करके उसकी, ठीक है, कि कौन सा वाला लिक्विड जो है वो ज़्यादा विस्कस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन में ग्लिसरॉल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बाय विस्कोसिटी मेजरमेंट। Viscosity measurement is the simplest method to estimate the concentration of glycerol. So its correct answer is option number 4. Next is application of gene therapy in clinical trials didn't succeed due to. So its options are poor integration of gene in the host genome, lack of expression of integrated gene in cells, degradation of gene inside the cell, activation of oncogenes consequent to integration of gene. सो जीन थेरेपी होती क्या है, जीन थेरेपी इज़ करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़ डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि जीन्स डिसीज़ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको करेक्ट करना, दैट इज़ जीन थेरेपी। अब इसके 3 वेज होते हैं जीन थेरेपी के। फर्स्ट इज़ जीन एडिशन, जिसमें क्या होता है कि जो करेक्ट जीन है, फंक्शनल जीन है, उसको इंटीग्रेट करवा दिया जाता है जीनोम में कहीं पे भी। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक साइट पे जीनोम में जीन दैट इज़ कॉल्ड जीन एडिशन। ठीक है, और सेकंड इज़ जीन रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन जो है उसको करेक्ट वन से रिप्लेस करवाया जाता है बाय होमोलोगस रिकम्बिनेशन। थर्ड वन इज़ जीन रिपेयर, जो हमारा नॉन फंक्शनल जीन है या डिफेक्टिव जीन है उसकी रिपेयर बाय द रिवर्स म्यूटेशन। अब ये जो जीन थेरेपी होती है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस होते हैं, क्योंकि जीनोम में जाके इंटीग्रेट करता है जीन। ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि ऑन्को जीन्स, जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, उनके एक्टिवेशन के हायर रिस्क होता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज आंसर option number 4, activation of oncogenes consequent to integration of gene. Next is a gene expressing a 50 kilodalton protein from a eukaryote was cloned in E. coli plasmid under the lag promoter and operator. एक जीन है जो कि 50 किलोडाल्टन प्रोटीन को, एक जीन है जो कि 50 किलोडाल्टन प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, उसको इंसर्ट करवा दिया किसमें, ई कोलाई प्लाज्मिड में। ई कोलाई प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट करवा दिया और क्या देखा गया कि नो प्रोटीन 50 किलोडाल्टन का जो कि प्रोटीन इंसर्ट करवाया था जीन, वैसा कोई भी प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ई कोलाई प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाया और कोई भी 50 किलोडाल्टन का प्रोटीन जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ।
ये क्या था जीन, यूकैरियोटिक जीन था और इसको किस में करवाया, ई कोलाई में इंसर्ट करवाया, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, सो ऑप्शंस क्या हैं, द क्लोन सीक्वेंस लैग द कोजैक सीक्वेंस, E. coli doesn't make proteins larger than 40 kilodalton, differences in codon preferences, 50 kilodalton protein contains a nuclear localization sequence। अब देखो जो ऐसे केसेस होते हैं कि हमने प्रोटीन को इंसर्ट करवाया और प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका जो बेसिक रीज़न होता है दैट इज़ कोडोन बायसनेस। कोडोन बायस इज़ व्हाट, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट गिवन जीन विल बी यूज्ड टू कोड फॉर एन अमाइनो एसिड ओवर अ डिफरेंट कोडोन विच कोड्स फॉर द सेम अमाइनो एसिड। देखो इसमें क्या है, मान लो कि कोई दो कोडोन्स हैं CUU और GUC, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। GUU एंड GUC ये दोनों वैलिन को कोड करते हैं, ठीक है, बट इसमें जो GUU इसमें कोई एक कोडोन है जो कि प्रेफर करते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है, और दूसरा कोडोन जो है ये प्रेफर करते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इस कोडोन को प्रेफर कर रहे हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो इस कोडोन को प्रेफर करते हैं। सो हम यूकैरियोटिक जीन को अगर इसमें इंसर्ट करवाएंगे प्रोकैरियोटिक में तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोडोन बायसनेस, कोडोन प्रेफरेंसेस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डिफरेंसेस इन कोडोन प्रेफरेंस, आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज neomycin phosphotransferase gene frequently used as a selection marker during plant transformation inactivates which one of the following antibiotics, ठीक है। सो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं उसमें कोई ना कोई सिलेक्शन मार्कर हम यूज़ करते हैं। सो इसमें हमने इसमें उन्होंने कौन सा सिलेक्शन मार्कर दिया है, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज जीन, ठीक है, इसको उन्होंने एज अ सिलेक्शन मार्कर यूज़ किया है। तो ये जो जीन है ये इनएक्टिवेट करता है कौन सी एंटीबायोटिक को, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज जीन्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, NPT1 एंड NPT2, ठीक है। NPT2 जो है दैट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब ये क्या करता है, ये क्या है, फॉस्फोट्रांसफेरेज है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स। ये इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया है, फ्रॉम ट्रांसपोसोम TN5 प्रेजेंट इन ई कोलाई स्ट्रेन K12। अब इसका फंक्शन क्या है NPT2 का, ठीक है, ये क्या है, फॉस्फोट्रांसफेरेज है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ एंटीबायोटिक्स को फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप को एंटीबायोटिक्स में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन से क्या कर देता है, कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं ये इनएक्टिवेट हो जाती हैं। कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, ये वाली अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि कैनामाइसिन होगी, नियोमाइसिन, जेंटिसिन, G418 भी बोलते हैं जिसको, एंड पैरोमोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इनएक्टिवेट हो जाती हैं बाय NPT जीन्स। सो अब देखो क्या होगा कि हम सिलेक्शन मार्कर हम NPT को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम कोई ना कोई एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जिसमें कि NPT2 जीन प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमने ये वाली एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करी हुई हैं, मान लो कैनामाइसिन प्रोवाइड करी है, इसमें हम सेल्स को ग्रो करवा रहे हैं, तो सिर्फ वही वाले जीन्स ही ग्रो कर पाएंगे जो कि ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज कैनामाइसिन, ऑप्शन नंबर 4। Next is, which one of the following techniques will you use to identify more than 1000 differentially expressed genes in normal and tumor tissues in one single experiment? अब देखो एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट में हमने मोर देन 1000 डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो ऐसे हम जिसमें सबसे ज़्यादा बहुत सारे जीन्स को एक ही एक्सपेरिमेंट में स्टडी करना होता है, तो हम सबसे जो बेसिक टेक्निक है, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज़ होती है, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। हम ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस करवाते हैं जिसमें कि हम डिफरेंट पूरे जीनोमिक जो है जीन्स उसको स्टडी करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं इन वन सिंगल एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। अब बाकी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इसको हम क्यों नहीं यूज़ करते इसमें जो RAPD टेक्निक है, दिस इज़ यूज्ड एज मॉलिक्यूलर मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, फाइलोजेनेटिक कंपैरिजन्स व्हेन जीनोम इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल। सो ये वाली जो टेक्निक है RAPD,
इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ और फाइलोजेनेटिक कंपैरिजन। ठीक है, जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, जीनोमिक इन्फॉर्मेशन नहीं कोई भी अवेलेबल होती, तब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ये जो सीक्वेंसिंग है, इससे हमें पूरे एंटायर जीनोम की सिर्फ सीक्वेंस पता चलती है, बट हमें नंबर ऑफ़ ट्रांसक्रिप्ट्स कितने हैं या उनका एक्सप्रेशन पैटर्न जो है ये हमें नहीं पता चलता। ठीक है, उसके बाद है चिप ऐसे, ये बेसिकली होता है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के लिए। ठीक है, सो इस जो बेसिक टेक्निक जो है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, दैट इज़ अ बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई मोर देन 1000 डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स इन सिंगल एक्सपेरिमेंट. Next is for identification of 3 proteins moving together as a single band upon loading in a single lane of STS page gel, the best method is. अब इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जिसमें देखो 3 प्रोटीन्स हैं जो कि एक साथ मूव कर रही हैं STS पेज में, ठीक है, सिंगल बैंड की तरह. अब हमने उसको आइडेंटिफाई करना है 3 प्रोटीन्स को, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी टेक्निक से. सो इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1 स्टेप वेस्टर्न ब्लॉट. अब प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो इसमें वेस्टर्न इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सिंपलेस्ट जो टेक्निक होती है वेस्टर्न होती है, बट 3 प्रोटीन्स एज अ सिंगल बैंड मूव कर रही हैं तो इसमें हम 1 स्टेप वेस्टर्न ब्लॉट को नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, 1 स्टेप वेस्टर्न ब्लॉट में तीनों एक सिंगल बैंड की तरह दिखेंगी, तो हम इसमें तीनों प्रोटीन्स को एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. तो इसमें सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन वो क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉपिंग. वेस्टर्न ब्लॉट फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉपिंग. इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन का बैंड है. तो इसमें हम सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एक प्रोटीन के स्पेसिफिक है. ठीक है, कोई एक एंटीबॉडी डालेंगे जो कि फर्स्ट प्रोटीन के स्पेसिफिक है और सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे. उसके बाद वॉश द मेम्ब्रेन बाय बफर दैट रिमूव एंटीबॉडीज़ फ्रॉम प्रोटीन. ठीक है, तो उसके बाद हम बफर डालेंगे, वॉश करेंगे मेम्ब्रेन को, जिससे कि जो हमने पहली एंटीबॉडी डाली थी वो की रिमूव हो जाए. ठीक है, उस बफर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बफर. उसके बाद रीप्रोबिंग सेम मेम्ब्रेन विद एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू अनदर प्रोटीन. अब कोई दूसरी प्रोटीन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम रीप्रोब करेंगे उसी सेम मेम्ब्रेन पे. ठीक है, देन उसके बाद उसका सिग्नल देखेंगे. ठीक है, तो ये वाला जो मेथड होता है दिस इज़ द बेस्ट मेथड, बेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड कि जिससे कि हम 3 प्रोटीन्स जो कि सिंगल बैंड की तरह मूव कर रही हैं उसको आइडेंटिफाई करें. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ आंसर नंबर 3, वेस्टर्न ब्लॉट फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉबिंग. Next is which isotope below is best suited for metabolic labeling of glyceraldehyde 3-phosphadehydrogenase. देखो मेटाबॉलिक लेबलिंग के लिए मेटाबॉलिक जो इंटरमीडिएट्स होते हैं दैट आर मोस्टली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो उनकी लेबलिंग के लिए जो बेस्ट आइसोटोप है दैट इज़ C14. ये बेस्ट लेबल होता है C14 लेबल मेटाबॉलिक लेबलिंग के लिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ C14. Next is which one of the following would contribute to intrinsic fluorescence to a protein? Its options are aromatic amino acids, disulfide bonds, charged amino acids, branched chain amino acids. देखो इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस जो है उसमें कौन से कंपाउंड्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि इसकी एक कंडीशन होती है जिसमें कि कॉन्जुगेटिंग डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कॉन्जुगेटिंग डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस को में कंट्रीब्यूट करते हैं. अब जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेटिंग डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. सो गाइज़ हमने पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. किसी भी क्वेश्चन में इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.